Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will start our chapter number 10. 10 का सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर गा लिखा है, लेकिन ये सेकंड पार्ट है। जो 10 चैप्टर हैं उसके आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो बिल्कुल ही डिफरेंट चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। वन शॉट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। बाकी चैप्टर्स उससे पहले सभी कंप्लीट हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अगर आपको कोई चैप्टर देखना है या और कोई सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। तो हमने चैप्टर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट करे, बिल्कुल लाइन वाइज हमने करे, लेकिन 6 के बाद डायरेक्ट हम 10 पे आ गए। आप इस चैप्टर को 7 भी कह सकते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट मटेरियल में ये 6 चैप्टर तक तो ठीक था, लेकिन 6 के बाद डायरेक्ट 10A और 10B था। अब 11th आ जाएगा, तो फिर 11 से लाइन वाइज हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा गैप है, 7, 8, 9 चैप्टर नहीं है, या फिर नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको 10B कह सकते हैं या फिर आप 7B कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप 7 कहेंगे तो 7 के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। आप नाम से समझ सकते हैं, जिस भी चैप्टर के आपके सिलेबस में 2 पार्ट हैं वो ये चैप्टर है 10B, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। आप अगर सपोर्ट मटेरियल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये कौन सा चैप्टर है। संसाधन से रिलेटेड हम एक और चैप्टर इससे पहले पढ़ चुके हैं। आई थिंक चैप्टर कोई 6, 5 या 4 कोई चैप्टर था जो संसाधन से रिलेटेड था, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर हो जाएगा और बहुत अच्छा, इजी और शॉर्ट चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन का मतलब समझ लेते हैं। संसाधन मतलब होता है रिसोर्स, कोई भी ज़रूरत की चीज़। उपलब्धता यानी जो अगर आपके पास उपलब्ध है, वो आपके पास मौजूद है। संसाधन उपलब्धता, आपके पास वो रिसोर्स है। और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना, रिसोर्स का मैनेजमेंट इस तरीके से करना कि वो आपको प्रोवाइड भी हो, उपलब्ध हो और आपके फ्यूचर के लिए भी आप यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं संसाधन उपलब्धता की डेफिनेशन। संसाधन में संपत्ति, द्रव्य या निधियाँ होती हैं जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि धन, समय, स्थान और ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। तो ये अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं। संसाधन मतलब कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़। अब धन जो है यानी पैसा जो है वो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, हर चीज़ पैसे से आती है। समय भी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, समय आपके पास होना चाहिए। और जो समय चल रहा होता है, गुजरा हुआ समय, इन्हीं में, इस समय में ही तो हम काम कर पाते हैं। समय ना हो तो हम काम ही नहीं कर सकते कोई। स्थान, वो जगह होना भी ज़रूरी है, हमारे अंदर एनर्जी होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्स हैं, एक तरह की हमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़फुल हैं, हमें जिनकी ज़रूरत है। प्रायः सभी संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए सीमित होते हैं। अब हर संसाधन जो है अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ संसाधन का सही प्रबंधन व उपयोग करने पर उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की फैमिली मेंबर बिल्कुल ही सिमिलर हैं, एक के फैमिली मेंबर 5 हैं, दूसरे के भी फैमिली मेंबर 5 हैं, और दोनों की इनकम सेम है, एक ही ऑफिस में काम करते, सेम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो उतने ही पैसा जो है इन्वेस्ट कर देता है और उसको ज़्यादा बना रहा है, और जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें वही ला रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं ला रहा है। एक्स्ट्रा सामान, ज़्यादा पैसा जितना है उतना खर्च कर रहा है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन ओवर यूज़ नहीं कर रहा है। अब दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा, उसके घर में शॉपिंग्स हो रही है, एक्स्ट्रा फालतू की खर्चे हो रहे हैं। तो कौन ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, या वो कौन ज़्यादा देर तक उस पैसे को यूज़ कर पाएगा अपने फ्यूचर में? तो जो अपने पैसे को सेव कर रहा है, सिक्योर कर रहा है वो, जबकि दोनों के पास सेम आ रहा है पैसा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो एक बंदा बढ़ा रहा है और दूसरा बंदा उसको क्वांटिटी को कम करे जा रहा है। तो उसका संसाधन का उपयोग, सही उपयोग करने पे, प्रबंधन करने पे, मैनेज उसको सही तरीके से करने पे आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ को वही संसाधन उतने ही मात्रा में होने पे भी कम पड़ जाता है। अब जो ज़्यादा शॉपिंग करता रहेगा, या मैंने अभी पैसे का एग्जाम्पल बताया, हम और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मान लीजिए यही पैसा अगर कोई बार बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ करेगा तो उसको वही 1 महीने की जो इनकम होगी वही कम पड़ जाएगी, और जो दूसरा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो लिमिटेड यूज़ कर रहा है, उसको वही उसका ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात संसाधनों का सामूहिक और कुशल प्रबंधन, कुशल यानी एक अच्छे ढंग से मैनेज करना, प्रबंधन करना, उनके अधिक उपयोग को बढ़ाता है। यानी आप उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अगर सही ढंग से आप उसको यूज़ करें।
समय प्रबंधन। अब हम समय प्रबंधन देखते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। टाइम को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिला, हमें वहाँ जाने का टाइम नहीं मिला, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बच्चे बोलते हैं। तो समय को आप कैसे मैनेज करें, आपको आना चाहिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम को मैनेज करना, समय एक सीमित संसाधन है, समय जो है एक सीमित है। क्यों? क्योंकि हर समय आप सोचेंगे समय तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब एक समय चला जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता। आपका जो बचपन है वो चला गया है तो वो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। अब वो चला गया तो चला गया। आपका जो आपके दिन जो गुजर रहे हैं, अगर वो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं अच्छे कामों में, वो तो ठीक है, आपके फ्यूचर में आपको मदद करेंगे यही काम, यही आपका हार्ड वर्क। लेकिन अगर आप इनको वेस्ट कर रहे हैं अभी और कुछ मेहनत नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो यही दिन जो है आपके वेस्ट हो जा रहे हैं। तो आपको समय को प्रबंध करना, समय का सही उपयोग करना आपको आना चाहिए कि आपके फ्यूचर में वो आपको समय मदद करे। समय का ठीक उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सीमित है। ये नहीं पता कि किसकी कितनी उम्र है, किसी की भी डेथ कभी भी हो सकती है और मृत्यु का हमें किसी को भी नहीं पता होता। और ये एक बिटर ट्रुथ है कि सबको कभी भी कभी भी किसी भी हमें नहीं पता कि कब हम मर जाएं या मृत्यु हो जाए। तो हमारे पास इससे ये मतलब है कि समय जो है वो सीमित संसाधन है। हमें पूरी 1000 साल नहीं मिले हैं ज़िंदगी के, कुछ साल मिले हैं और हमें ये भी नहीं पता कि कितने साल हमें मिले हैं। तो इसलिए इसको सीमित कहा गया है, लिमिटेड कहा गया है, और उसे दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी अगर एक बार डेथ हो जाती है किसी की भी, तो वो क्या दोबारा आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय को हमें प्रतिदिन और दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि बचपन, आपका जो बचपन गुजर गया, आपके जो दिन गुजर गए, वो आप दोबारा से उसको नहीं ला सकते। हमें प्रतिदिन 24 घंटे का समय मिलता है। एक दिन में आपको 24 घंटे का समय मिलता है, जिनका उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं करता कि तुम्हें समय में ये करना है, ये करना है। कोई वेस्ट कर देता है और कोई इतना ज़्यादा अच्छे कामों में यूटिलाइज़ कर देता है, और जो यूटिलाइज़ करेगा उसका फ्यूचर में काफ़ी मदद मिलेगी उसको। समय का सही प्रबंधन ना किए जाने पर लाख नियंत्रण के बावजूद वो हाथ से निकल जाता है। अगर समय का सही उपयोग नहीं किया, आपने प्रबंध नहीं किया, तो वो चाहे आप कितना भी नियंत्रण रख लो फिर, तो वो हाथ से निकल जाता है। समय जो है वो हाथ से निकल जाता है एक बार। तेज़ी से बदलती हुई आज की जीवन शैली में घर, यानी कि इतनी ज़्यादा लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है आज के टाइम में, और चेंज हो रही है दिन ब दिन। तो जीवन शैली में, घरों में, स्कूल और काम में हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। यानी जब लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तो स्कूल में भी जो भी काम होते हैं उनमें ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं, घरों में भी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो उससे लोगों की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई हैं। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना ज़रूरी है। यानी अगर आपको सफल होना है, सक्सीड होना है, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम का मैनेज करना, समय का प्रबंधन, ये वाला कौशल विकसित करना ज़रूरी है। कौशल विकसित यानी ये वाली जो स्किल है ये डेवलप करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग समय का प्रबंधन करना जानते हैं वही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जो लोग समय को अच्छे से, सही ढंग से यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना जानते हैं, वही अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, हर एरिया में, हर क्षेत्र में वो सक्सीड होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन का क्या सिद्धांत है, यानी क्या प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का। तो व्यस्त होने की जगह परिणामों पर ध्यान देना है। यानी आपको व्यस्त नहीं होना, बिजी नहीं होना, परिणामों पे ध्यान देना है कि आपका क्या रिजल्ट निकल रहा है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समय की और ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सर्वाधिक यानी बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण जो बात होती है ना, वो समय की ओर ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो समय की ओर ध्यान ही नहीं देते, समय जाता जा रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कुछ छात्र व छात्राएं परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बजाय परीक्षा के बारे में चिंता करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, यानी व्यस्त यानी बिजी। अब वो बिजी किस में है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो बस टेंशन ले जा रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम होंगे, बस 1 महीना बचा एग्ज़ाम में, और फिर हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे करके दिन निकलते जा रहे हैं और वो रोज़ाना कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है।
और वो बस सोचे जा रहे हैं, टेंशन लिए जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा है उनका? नहीं। आप 1 महीना बचा है तो आप पढ़ाई करिए, या अगर आपके पास जितने भी दिन बचे, ये तो मैंने 1 महीने का एग्जांपल लिया। अब अगर 1 महीना अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर 10 दिन बचेंगे, फिर 1 दिन बचेगा, फिर एग्ज़ाम आ जाएगा। तो टेंशन में नहीं लेनी है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखना है और पढ़ते रहना है। समय योजना की परिभाषा। समय योजना, समय की योजना करना, योजना मतलब प्लानिंग करना, टाइम की प्लानिंग करने की क्या डेफिनेशन है? तय अवधि में, तय अवधि जो होती है जो एक आपका तय हुआ टाइम पीरियड है, उसमें निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समय योजना कहते हैं। समय योजना यानी कि आप टाइम की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको 3 बजे ये करना है, आपको 3 बजे ट्यूशन जाना है, 5 बजे आपको घर पे पढ़ाई करनी है, फिर 6 बजे आपको एक ब्रेक लेना है। ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल बताया, यही होता है। कहते हैं ना टाइम टेबल बनाना, तो टाइम टेबल ही वही है, टाइम को एक प्लान करके बनाना, टाइम प्लानिंग करना। तो एक तय अवधि में तय की हुई कि इतने से इतने घंटे मुझे ये पढ़ाई करनी है, इतने से इतने घंटे मुझे रेस्ट करना है, इतने से इतने घंटे मैं कहीं जाऊंगा। तो ऐसे करके आपको कर सकते हैं टाइम की प्लानिंग, सूची तैयार कर सकते हैं। सूची यानी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं अपनी गतिविधियों की, यानी काम काज की। अब देखते हैं समय और गतिविधि योजना विवरण, विविध चरण। समय और गतिविधि योजना, तो समय और गतिविधि योजना विविध चरण, इसको इरेज कर देते हैं सब। यस। सो अब पढ़ते हैं इसको। समय और गतिविधि योजना विविध चरण में क्या लिखा है, यानी कि टाइम, गतिविधि योजना यानी जो भी आप गतिविधि करते, काम करते, उसकी प्लानिंग, और विविध चरण क्या हैं इसके। अपना कार्य समय पर शुरू करें। सबसे पहले अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपने बोला कि मुझे 3 से 5 बजे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, और 5 बजे फिर ट्यूशन जाना है 6 बजे तक। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाया तो आपको 3 बजे फिर पढ़ाई करनी ही है, और आपको हर हाल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको फॉलो करना है, अपना कार्य और समय पर शुरू करना है। ये नहीं कि 3 तो बज गए, आप सोचें कि नहीं चलो आधा घंटा और रेस्ट कर लूँ, 3 से 3:30 बजे तक मोबाइल देख लेता हूँ और फिर पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, आप फिर भूल जाएंगे और आप फिर किसी इधर उधर लग जाएंगे। इसलिए अपना जो काम है, कार्य है, वो टाइम पर शुरू कर देना चाहिए। 3 बजे इस लिखा है तो 3 बजे ही शुरू कर दें। दूसरा पॉइंट है नियमित दिनचर्या से कार्य करें। पहले से तय समय में ही कार्य कर लें, यानी कि नियमित दिनचर्या जो होता है ना, उससे कार्य करें। पहले से तय समय में ही कार्य करना चाहिए। जो पहले से आपने टाइम टेबल में अपना समय लिख रखा है उसमें ही कार्य करना चाहिए। अपने कार्य को प्राथमिकता तय करें, यानी कि अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें कि काम में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 5 या 6 सब्जेक्ट है स्कूल के, तो हो सकते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट में से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो आपको हार्ड लगते हो, जिनके एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग में हो, या ऐसे सब्जेक्ट जिनके टेस्ट चल रहे हों। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन जो प्राथमिक चीज़ें हैं जिनको पहले करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग लगाएं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पहले करें, फिर जो नॉर्मल है उसको बाद में, और फिर जो लास्ट में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको कंप्लीट करें। तो ऐसे आपको अपनी प्राथमिकता सेट करनी है कि आपको किस तरीके से काम करना है। कम प्राथमिकता वाले कार्यों की जिम्मेदारी ना लें, यानी जिनकी प्राथमिकता कम है, जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो उनकी आप जिम्मेदारी न लें, नहीं कहना सीखें। बड़े कार्यों को सुविधाजनक गतिविधियों की एक श्रृंखला में छोटा कर विभाजित कर लें, यानी जो बहुत बड़े कार्य हैं, आपके पास कुछ बड़े काम हैं, तो उसको सुविधाजनक गतिविधि में, क्या आपको कोई मुश्किल ना हो बड़े काम करने में, इसलिए आपको सुविधाजनक गतिविधि की एक श्रृंखला में क्या करना है, छोटा कर विभाजित कर लेना। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक सब्जेक्ट का इतना सारा काम है कि आपको एक पूरी नोटबुक भरनी है, और उस नोटबुक में आपके 4 से 5 चैप्टर आपको करने हैं, और वो बहुत लॉन्ग चैप्टर हैं, जैसे कि मैथ्स के। तो आप उसको छोटा करके विभाजित कर लें कि आज मुझे 2 घंटे में 1 चैप्टर करना है, या 1 घंटे में 1 चैप्टर करना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर दूसरा चैप्टर कल करना है, फिर तीसरा चैप्टर परसों करना है। और अगर एक ही दिन में सारा काम करना है तो फिर
इसका मतलब वो आपका पेंडिंग वर्क है, तो आपको हर घंटे थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट ले लेके डिवाइड करना चाहिए कि इस इतने घंटे मुझे ये करना है, फिर उसके बाद थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट लेके फिर ये करना है नेक्स्ट। तो छोटे छोटे उसमें आप पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। जिन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उन पर ऊर्जा तथा समय नष्ट ना करें। अब कुछ बच्चे होते हैं जो ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, ये ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं और बच्चे इनको ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, इनकी स्टोरीज़ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश हिंदी की स्टोरीज़ पढ़ने में मज़ा आता है। इंस्टेड ऑफ मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के को छोड़ के वो ये पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी जो एनर्जी है जो आप इजी सब्जेक्ट्स पर लगा रहे हैं उसकी बजाय आप उसको हार्ड सब्जेक्ट्स पर एनर्जी दें अपनी, और टाइम भी दें। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी एनर्जी भी ख़राब नहीं होगी। एक समय में ही एक काम करना चाहिए, यानी एक समय में एक ही काम करें। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए तो आप सोच रहे हैं कि मैं एक समय में 4-5 नोटबुक निकाल के 4-5 नोटबुक का एक साथ काम कर लूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लूँ, खाना भी साथ में खा लूँ और पढ़ाई भी साथ में कर लूँ, या मोबाइल भी गेम भी खेल लूँ साथ में और लिखता भी रहूँ। तो ये नहीं होता। या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं टीवी भी देखते देखते हम काम करेंगे। तो एक समय में एक ही काम करना चाहिए ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे और माइंड पर ज़्यादा लोड ना पड़े, और जो आप एक काम कर रहे हैं उसमें ही आपका फुल फोकस हो जाए। गतिविधियों की सूची में आरंभ और अंत का समय निर्धारित करें। तो आपकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी काम है, उसकी जो भी सूची है, आपकी जो लिस्ट है, उसके आरंभ में, स्टार्टिंग में भी और उसके अंत में, लास्ट में भी उसका समय, अंत का समय निर्धारित करें। स्टार्टिंग का और एंडिंग का समय आपको पहले से निर्धारित करके रखना है कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग वाले काम ये हैं, एंडिंग वाले काम ये हैं, ऐसे करके आपको निर्धारित करने हैं। अपने कार्यों व गतिविधियों की एक सूची बनाएं, अपने सभी काम की, कि आपको ये सारे वर्क करने हैं, ये सारे आपकी गतिविधियां हैं, इन सब की सूची बनानी है लाइन से। तो ये है। अब हम इसको इरेज करके अच्छे से नीचे समझते हैं क्या लिखा है। गतिविधियों के प्रकार। तो यहाँ गतिविधियों के प्रकार हैं। सबसे पहला क्या प्रकार, गतिविधियाँ यानी आपका जो भी वर्क है उसके टाइप्स। तो सबसे पहले अनिवार्य काम हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका दैनिक काम हो सकता है जो आप रोज़ाना करते हैं। साप्ताहिक हो सकता है जो आप वीकली करते हैं, एक हफ्ते में एक बार करते हैं। मासिक यानी एक महीने में अगर कोई काम एक बार करते हैं। वार्षिक यानी जो आप पूरे ईयर में, पूरे साल में एक बार करते हैं। तो ये अनिवार्य हो गया। दूसरा है ऐच्छिक या वैकल्पिक। ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा होगी तो आप करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो आप छोड़ भी सकते हैं। विकल्प है आपके पास, जिसमें ऑप्शन है। समय और क्रिया। अब यहाँ लिखे समय और क्रिया, विधि, योजना, तालिका। अब ये एक तरीके से एक टाइम टेबल है समय का, और आपको आपकी टाइम का, और आपको क्या क्या काम करना है उसका। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे है शिक्षार्थी का समय योजना। एक शिक्षा मतलब जो एजुकेशन ले रहा है बच्चा, स्टूडेंट है, उसका समय योजना है। और यहाँ पर आपको अपनी समय योजना लिखनी है इन बॉक्स में। तो यहाँ पर है 5 बजे से पहले, सुबह 5 बजे से पहले जागना, यानी कि 5 बजे पूर्वाह्न तक आपको जागना है, सुबह सोकर उठना। ये उस बच्चे ने लिखा है। अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपने 5 बजे का टाइम लिखना है, या अगर आप 5 बजे कुछ और करते हैं तो आपको लिखना है। फिर 5 से 6 बजे तक वो अपनी निजी दैनिक गतिविधियाँ करता है, अपने पर्सनल लाइफ की कोई काम करता है, वो आपको अपने काम लिखने हैं। 5 से 6 बजे जो आप करते हैं। 6 से 7 बजे वो पढ़ाई करता है या फिर रसोई के काम में मदद करना। जैसे कोई गर्ल्स हैं, उनको ब्रेकफास्ट बनाना है, रसोई के काम करने हैं किचन के, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। 7 से 7:30 बजे तक स्नान यानी कि नहाना, स्कूल के लिए तैयार होना, आप अपना लिख सकते हैं। 7:30 से 7:50 तक नाश्ता करना और समाचार पत्र पढ़ना। तो ये उस बच्चे का है इस बॉक्स में, और आपको अगले में अपना लिखना है। 7:50 से 8 बजे स्कूल पहुंचना, 8 से 2 बजे तक स्कूल में रहना, 2 से 2:10 तक घर पहुंचना, 2:10 से 3 तक कपड़े बदलना, मुंह हाथ धोना, दोपहर का भोजन करना, 3 से 4 तक विश्राम करना यानी कि रेस्ट लेना, सोना, 4 से 6 बजे तक पढ़ना और स्कूल से संबंधित कार्य पूरा करना, होमवर्क करना, 6 से 8:30 तक बाहर खेलना। फुर्सत का समय होता है जहाँ पर आप टीवी भी देख सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि के साथ अपना समय भी व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ आपको अपनी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं इतने टाइम पीरियड में वो आपको लिखने। 8:30 से 9 बजे तक रात्रि भोजन करना या रात का डिनर करना, वो आप अपने लिख सकते हैं। जो भी आप करते हैं 9 से 10 बजे तक पढ़ना और अगले दिन जो है उसका बैग सेट करना अगले दिन स्कूल के लिए, और 10 से 5 बजे तक सोना। तो ये सारे जो थे ये बच्चे के थे, एक स्टूडेंट का टाइम टेबल। आप इस बॉक्स में अपना लिख सकते हैं।
तो ये आपको एक टाइम टेबल का एग्जाम्पल दिया गया था। यहाँ पर 8th पॉइंट है प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सुझाव। एक अच्छा समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छे तरीके का सुझाव दिया गया है। वो क्या है? पहला पॉइंट है किए जाने योग्य कार्यों की सरल सूची, यानी जो जो आपको काम करने हैं पहले आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, माइंड में लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं पूरे दिन में, आप क्या क्या करते हैं या क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है जिससे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, वो वाले काम आप सोच लीजिए। किए जाने योग्य कार्य की सरल सूची अपने माइंड में बना लीजिए। दैनिक साप्ताहिक योजना सारणी, यानी आप ये अगर आपको दैनिक बनाना है कि वीकली, तो आप अपने वीकली जो भी काम करते हैं वो सोच सकते हैं दैनिक या वीकली। दैनिक यानी कि रोज़ाना के, साप्ताहिक यानी जो आप वीकली करते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन में एक बार। दीर्घावधि लंबे समय की योजना सारणी की आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आपकी कोई फ्यूचर की आपको बनाना है, जैसे कि फ्यूचर प्लानिंग करना, या फिर आपकी जो एजुकेशन है आपको एजुकेशन की प्लानिंग करना है कि आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ऐसा लंबे लॉन्ग टाइम के लिए जो गोल होते हैं। 9th पॉइंट है समय प्रबंधन की स्थितियाँ। पहला है पीक लोड पीरियड, दूसरा है वर्क कर्व। तो पहला जो है पीक लोड पीरियड, जिसको चरम भार अवधि भी कहते हैं। तो ये समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की स्थितियाँ हैं। कैसे हो सकता है? चरम भार अवधि, इसमें क्या है, किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतम मात्रा को चरम भार अवधि कहते हैं। यानी कोई एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी वर्क की जो सबसे अधिकतम मात्रा होती है, सबसे मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है, उसको चरम भार अवधि भी कहते हैं। जैसे कि प्रातःकाल का समय या यात्री का भोजन का समय, एक निश्चित अवधि है कि हम इतने बजे रात का खाना खाते हैं, इतने बजे हम सुबह, प्रातःकाल का समय होता है जब हम सुबह उठते हैं। तो एक निश्चित जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है वो इसको कहा जाता है टाइम पीरियड में पीक लोड पीरियड, जो फिक्स होता है। दूसरा है वर्क कर्व या कार्य वक्र, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किए गए चित्रात्मक निरूपण से हैं, जिसके द्वारा कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि, काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति और थकान के कारण अधिकतम गिरावट की स्थिति को कहा जाता है। यानी जिसके द्वारा ये करने के बाद आप क्या करते हैं, कार्य के लिए सबसे ज़्यादा स्फूर्ति पैदा करने की ये वो है। एक काम के बाद काम करने के लिए जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी हो ये काम करने के लिए, काम करने की जो है अधिकतम आपके अंदर क्षमता हो, एकदम क्षमता यानी एबिलिटी हो, आप वो काम अच्छी तरीके से फुर्ती के साथ, स्थिरता के साथ कर सकते हैं। और थकान अगर आपको होती है, थकान के कारण अधिकतम गिरावट की अगर स्थिति हो जाती है तो वो इसको कहा जाता है वर्क कर्व। रेस्ट ब्रेक पीरियड भी होता है, विश्राम अंतराल की अवधि, जब आप रेस्ट लेते हैं टाइम टेबल में। काम करने के समय के दौरान कई अनुत्पादक यानी काम में मदद ना पहुंचने वाली रुकावटें आती हैं। जब आप काम करते हैं तो कुछ रुकावटें आएंगी, ग्रीवेंस आएंगी आपके काम में, जिन्हें विश्राम अंतराल की अवधि कहते हैं। इसकी आवृत्ति तथा समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। यानी कि बहुत ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1 घंटे का होमवर्क कर लिया है, अपने टाइम टेबल में लिखा है 1 घंटे में पढ़ूंगा, तो आपने 2-3 घंटे का रेस्ट लिख दिया है। तो ये इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं और सिर्फ आप 5 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कार्य का सरलीकरण, कार्य करने की सबसे सरल यानी आसान और अति शीघ्र, बहुत जल्दी विधि से करने की चेतन कोशिश। यानी आप कार्य को आसान बना लें, इजी बना लें और बहुत जल्दी कर सकते हैं आप वो काम, ऐसी कोशिश करना कार्य का सरलीकरण कहलाती है। अर्थात 2 महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि समय और मानव ऊर्जा का सही मिश्रण एवं प्रबंधन करना। अगर आप समय को और अपनी जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, आपने हाथ को जल्दी जल्दी चलाना, शरीर की गति में परिवर्तन लाना, जल्दी जल्दी काम करना भाग भाग के। अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कार्य भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन। यानी अगर आप कोई काम हाथ से कर रहे हैं तो वो मशीन से होगा तो वो जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब आता है स्पेस मैनेजमेंट यानी स्थान प्रबंधन, आप जिस जगह पे कार्य कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट करना।
सुप्रबंधन स्थान न केवल काम करते समय आराम देता है बल्कि आकर्षक भी दिखाई देता है। सुप्रबंधित, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वो एरिया साफ़ हो, क्लीन होगा तो वो आपको काम करने में हेल्प करेगा। आप उसमें वहाँ पर अच्छे से अच्छा ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो स्पेस जो है वो अच्छा होना, क्लीन होना, स्पेस प्रॉपर होना, मेंटेनेंस होना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो सुप्रबंधन यानी अच्छे से प्रबंध करना, मैनेज करना उस एरिया को जहाँ आप काम कर रहे हैं, उस स्पेस को, उस स्थान को ज़रूरी है। स्थान प्रबंधन में शामिल है स्थान का नियोजन और योजना अनुसार उसकी व्यवस्था होना चाहिए, प्लानिंग के उससे उसके उपयोग के अनुसार योजना की क्रियान्वयन और कार्यकर्ता तथा सौंदर्य बोध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना कि उसका सौंदर्य भी अच्छा भी दिखे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका कोई स्टडी टेबल है तो वो आपका स्पेस अच्छा दिखे, आप उसको अपने अकॉर्डिंग आप डेकोरेट कर सकते हैं और आप उसका नियोजन कर सकते हैं, आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टेबल अच्छी रहेगी या क्या आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सी चेयर अच्छी होगी जो आपको आराम दे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखकर उस स्पेस को और अच्छा बना सकते हैं। 11वां पॉइंट है स्थान नियोजन का सिद्धांत। तो स्थान नियोजन का क्या सिद्धांत है, स्पेस को मैनेज करने का क्या प्रिंसिपल है। घर में कार्य क्षेत्र का डिज़ाइन तैयार करते समय ध्यान रखे जाने वाले सिद्धांत निम्नलिखित हैं कि अगर आप अपने घर में कोई भी काम का एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपके वर्क का एरिया कैसा हो सकता है। अब आप कोई जो ऑफिस वर्क है वो ऑनलाइन वर्क करता है, तो ऑनलाइन वर्क वो वर्क फ्रॉम होम करेगा, तो आप अपने खुद से ही डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका वर्क एरिया कैसा होना चाहिए। स्वरूप, प्रभाव, एकांकता यानी भीतरी व बाहरी सेम होना चाहिए, अंदर से बाहर से। कमरे की स्थिति, खुलापन के वहाँ पर आपको एयर खुली हवा मिल रही हो, अगर आप खुली हवा में काम करेंगे तो वो और अच्छे से होगा। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आप खुद अपने घर में डिज़ाइन कर सकते हैं अगर कोई घर में काम करता है। फर्नीचर की आवश्यकता कि आपको कोई भी फर्नीचर चाहिए, आप जो सूटेबल हो, आपको वर्क करने में इजी रहेगा जिस चीज़ से, तो वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। स्वच्छता यानी साफ़ सफाई होनी चाहिए आपकी, जितना ज़्यादा वो स्पेस साफ़ होगा उतनी ज़्यादा आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। रोशनी अगर वहाँ सही होगी, वायु सही होगी, संचार, सफाई और स्वच्छता सुविधाएं, तो यार ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक वर्क स्पेस पे होनी ज़रूरी है। वायु का परिसंचरण, व्यवहारिक बातें, सुंदरता, अगर वो स्पेस सुंदर दिखेगा तो आपको दिल से अच्छा लगेगा उस जगह पे उस जगह पे बैठ के काम करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। अब हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद एक वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर्स की इस चैप्टर के, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।